संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वाद विवाद। वाद विवाद को अंग्रेजी में एक शब्द के अंदर डिबेट कहते हैं, है ना। तो हम लोग बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसी को संविधान सभा के आलोचनात्मक बिंदु के रूप में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक रफ हाइलाइट्स आपको दिया होगा कि वाद विवाद के मुद्दे क्या होंगे, है ना। तो देखिए, संविधान सभा से जुड़ा हुआ वाद विवाद का जो पहला अहम मुद्दा है वो ये है कि क्या हमारी संविधान सभा संप्रभु निकाय थी भी या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान सभा के संप्रभुता से संबंधित विवाद। संविधान सभा के संप्रभुता से संबंधित विवाद कहने का मतलब कि क्या हमारी संविधान सभा संप्रभु निकाय थी भी या नहीं। देखिए, बिल्कुल देसी भाषा में, व्यवहारिक शब्दों में संप्रभु होने का मतलब होता है अपने निर्णय निर्माण में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना, है ना। अगर मान लीजिए कोई संस्था अपने निर्णयों में पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी के हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है, तो समझ लीजिए कि वह संस्था अथवा वह निकाय संप्रभु है। ठीक। तो संविधान सभा की संप्रभुता से संबंधित सवालिया निशान या प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारी संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, है ना। इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। मैं वाद विवाद को लिखवा दूंगा, इसलिए लिखवा दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है हफ्ते 10 दिन बाद दिमाग से निकल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ कन्वेंशनलिटी जिसको कहते हैं ना, परंपरागत परिप्रेक्ष्य से थोड़ा बाहर का फैसेट है। तो ऑप्शनल वगैरह के बैच में तो स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती क्योंकि इनसे जुड़े हुए मसले काफ़ी विस्तार से पढ़ाए जाते हैं, बट जीएस में हो सकता है आपके दिमाग से स्किप कर जाए। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं डिक्टेट करा दूंगा इसे, बट उससे पहले ध्यान से समझ लीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि समझना अहम है, लिखना लिखाना तो चलता रहेगा। तो इसकी संप्रभुता को लेकर जो पहला प्रश्न बनता है ये इस आधार पर बनता है प्रश्न कि हमारी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था, और ये कैबिनेट मिशन योजना किसने बनाई थी, किसने भारत के लिए लागू किया था। जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट, आप कह सकते हैं ब्रिटिश संसद, है ना। तो ब्रिटिश सरकार की ये योजना थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा के गठन का रोड मैप तैयार किया। तो ऐसे में प्रश्न तो उठेगा ना कि यह संविधान सभा जो ब्रिटिश सरकार के आदेशों पर गठित हुई, क्या गारंटी है कि संविधान निर्माण के दौरान ब्रितानी दबाव में काम न करती हो। ये प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठाने वाले उठाएंगे, आलोचक खास करके, कि भाई जिसने आपका गठन किया आप उससे पूरी तरह मुक्त कैसे हो सकते हैं। संभव है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप उसके विचारों से प्रभावित होते होंगे। तो आप संप्रभु निकाय के रूप में कार्य कैसे कर सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भारतीय संविधान निर्माण का कार्य कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न उठेंगे। दूसरी बात, जब संविधान सभा का गठन हुआ सबको मालूम है उस समय तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। क्योंकि संविधान सभा का गठन तो 1946 में ही हो गया, देश आज़ाद हुआ 1947 में,
ठीक। तो एक तो कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों की थी, पहली बात। और दूसरी बात, देश आजाद नहीं था, देश पराधीन था। तो पराधीन देश में औपनिवेशिक हुकूमत के चंगुल से आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं यशपाल? ये दोनों आधार आलोचकों के दावे को पुख्ता बना रहे थे। और उनका दावा क्या था कि हमारी संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। भारत की संविधान सभा के संप्रभुता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और ये सारे दावे तब पुख्ता हो गए जब ब्रिटिश संसद की एक डिबेट में, एक वाद विवाद में, एक बहस में विंस्टन चर्चिल ने यही मुद्दा उठाया था कि भारत की संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं हो सकती। और यही ग्राउंड्स गिनाए थे। भारत में आ जाइए तो भारत में बेसिकली आप कह सकते हैं हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाले M.R. जायकर, M.R. जायकर ने भी हूबहू यही चिंता जाहिर की थी जो ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल ने जाहिर की थी, है ना। तो चर्चिल और जायकर जैसे लोगों ने, अब चूंकि M.R. जायकर तो संविधान सभा के ही सदस्य थे और इन्होंने प्रश्न उठा दिया कि हमारी संविधान सभा संप्रभु हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहली बात, इसका गठन तब हो गया है जब हम आज़ाद भी नहीं हुए हैं। दूसरी बात, इसका गठन किसके द्वारा बनाए गए रोड मैप के अकॉर्डिंग्स में हुआ है? ब्रितानियों के द्वारा, जो हमारे औपनिवेशिक हुक्मरान थे। समझ गए आलोचना के बिंदु? ठीक। तो मैं कल ही आपको आगाह किया था कि आलोचना के जितने बिंदु होंगे हम उन्हें खारिज करेंगे, खारिज करेंगे। अब कैसे खारिज करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, उपनिवेशक और उपनिवेश का जो संबंध होता है, पूजा उपनिवेशक और उपनिवेश का, उस संबंध से बाहर निकलकर नई व्यवस्था का सृजन हो ही नहीं सकता। यस सुधा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। उस व्यवस्था से आगे निकलकर हो ही नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए कि भारत हमारे यहाँ, मतलब इंग्लैंड वाले या ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे थे। अब उन्हें सपोज उनके मन में ये विचार आता कि चलो भारत को आज़ाद कर देते हैं, और इस विचार के आधार पे भारत को उसकी अपनी हाल में छोड़ के चले जाते। तो बताइए, भारत भारत बचता? नहीं, क्योंकि देश की व्यवस्था के अंदर, ये तारुश्री गुड मॉर्निंग, देश की व्यवस्था के अंदर जो भी व्यवस्था है, राज्य की संस्थाएं वगैरह वगैरह, सब में तो ब्रितानियों का ही एक तरह से आधिपत्य था। भारतीयों को प्रतिनिधि तो मिलता कहाँ था? तो जब आप व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं तो फिर व्यवस्था को कैसे संभाल पाएंगे? तो ये एक सामान्य सी बात है कि कोई भी औपनिवेशिक हुक्मरान जब किसी उपनिवेश को मुक्ति देकर जाता है तो मुक्ति देने के साथ साथ उसे सेटल करके जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात मानसी? उसे सेटल करके जाता है कि हाँ, अब इस व्यवस्था को आप संभाल लीजिए। और जब वो आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, अब जो डेनाइजेंस हैं, जो नेटिव्स हैं, वो अपने देश की हुकूमत को ठीक तरीके से संभाल पाएंगे, फिर वो निकलते हैं। तो भारत क्या किसी भी उपनिवेश के साथ जब नई राजनीतिक व्यवस्था का सृजन करने के लिए संवैधानिक योजना तैयार करने पर बात होगी तो इसकी पहल तो औपनिवेशिक हुक्मरान ही करेंगे। हम कोई अपवाद तो हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के समय में, मतलब अंग्रेजों के रहते हुए, अंग्रेजों के ही सौजन्य से भारत की संविधान सभा का गठन होना था। और भारत नहीं, भारत की जगह कोई और भी देश होता तो यही देखने को मिलता। इसमें क्या अजूबा है? पहली बात। दूसरी बात, जब हमारी संविधान सभा गठित हुई तो आपको हमने वाकया शेयर किया होगा कि संविधान सभा की पहली ही बैठक में यह निर्णय ले लिया जाएगा कि संविधान सभा के सभापति के आदेशों के अनुसार चलेगी। उनके अलावा किसी का आदेश यहाँ काम नहीं करेगा। दूसरी बात, संविधान सभा अपने जो भी निर्णय लेगी रागिनी,
सारे निर्णय लोकतांत्रिक आधार पर लेगी, बहुमत के आधार पर लेगी। जो विशिष्ट निर्णय होंगे, विशिष्ट मतलब मान लीजिए निर्णय लिया गया कि अब संविधान सभा को भंग कर दिया जाए, तो ऐसे विशिष्ट निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे। प्लस यह भी संकल्प लिया गया संविधान सभा की पहली ही बैठक में कि यह सभा बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी आंतरिक व बाहरी हस्तक्षेप के अपने दायित्वों के निर्वहन पे भरोसा रखेगी, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। यानी सिद्धांत में भले कह सकते हैं कि हम पराधीन थे और पराधीन देश का होने के नाते पराधीनता के दौर में ही हमने संविधान सभा का गठन किया, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था। व्यवहार में हमारी संविधान सभा पूर्णतः स्वतंत्र होकर काम कर रही थी। एक और बात आपको बताऊं भाई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 15 अगस्त 47 को हम आज़ाद हुए। और आपको मालूम है कि संविधान का जो खाका है, जो ड्राफ्ट है, जो प्रारूप है, उसको बनाने वाली प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। ध्यान रहे तब हम आज़ाद हो चुके थे। और ढांचा बनने के बाद ही तो वास्तव में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। यशपाल, रागिनी, प्रणीता, समझ रहे हैं आप लोग? ढांचा बनने के बाद ही वास्तव में संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अमित, तो हकीकत यह है कि हमने जो हमारा संविधान तैयार किया वो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार किया और स्वतंत्र भारत की हैसियत से तैयार किया, गुलाम भारत की हैसियत से नहीं किया। माना कि संविधान सभा का गठन औपनिवेशिक दौर में हो गया, तब हम आजाद नहीं हुए थे, लेकिन वो तो किसी भी परिस्थिति में उसी समय में होता है ना, क्योंकि उपनिवेशक और उपनिवेश का संबंध ही ऐसा होता है कि उपनिवेशक जब भी उपनिवेश को मुक्ति देना चाहेगा, उसकी कोशिश होगी कि पहले उपनिवेश को इस्टाब्लिश कर दे। यही परंपरा है, यही मान्यता है और यही यथार्थ भी है, यही होना भी चाहिए। तो 1947 के बाद आप ये मान के चलिए कि हमारी संविधान सभा अपना कार्य शुरू की, मतलब आज़ादी के बाद ही वास्तव में कार्य शुरू हुए। और उस दौरान हमारी संविधान सभा ने किसी भी तरह के बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। यह सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय की भांति कार्य करती रही। इसलिए संविधान सभा की संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा करना कतई उचित नहीं है। क्लियर है ये बात? हाँ, तो एक बार सारे वाद विवाद को मैं पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर उसे लिखवा देता हूं, या एक एक करके आप लिखते चलेंगे? आप ऐसा करिए, एक एक करके लिखते चलिए। टेक डाउन प्लीज, टेक डाउन। हाँ, ताकि हाँ बहुत ज़्यादा लिखने की समस्या ना हो। टेक डाउन, लिखें प्लीज। हेडिंग यही रहेगी कि भाई संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण वाद विवाद। पहला विवाद, अच्छा, पहला विवाद लिखने से पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके विवादों की बात करेंगे। हरिराम। संविधान सभा के गठन के समय से ही कई लोगों ने, संविधान सभा के गठन के समय से ही कई लोगों ने उसकी संरचना, कार्यप्रणाली, इत्यादि पर आरोप तथा आक्षेप लगाने प्रारंभ कर दिए थे। ऐसे ही कुछ आरोप तथा आक्षेप निम्नलिखित हैं। पहला, अब पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट, पहला विवाद यह था,
पहला विवाद यह था कि क्या भारत की संविधान सभा को प्रभुता संपन्न सभा अथवा संस्था माना जाना चाहिए? क्या भारत की संविधान सभा को प्रभुता संपन्न निकाय माना जाना चाहिए? यह विवाद संविधान सभा के गठन के यह विवाद संविधान सभा के गठन के यह विवाद संविधान सभा के गठन के तुरंत बाद ही संविधान सभा की स्थिति के संदर्भ में प्रारंभ हो गया था। यह विवाद संविधान सभा के गठन के तुरंत बाद ही संविधान सभा की स्थिति के संबंध में प्रारंभ हो गया था। ज्ञातव्य है ब्रिटिश संसद की या ब्रिटिश संसद के ज्ञातव्य है ब्रिटिश संसद के एक वाद विवाद में विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे डाली। संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे डाली। संविधान सभा के ही एक सदस्य M.R. जायकर ने संविधान सभा के ही एक सदस्य M.R. जायकर ने भी संविधान सभा के ही एक सदस्य M.R. जायकर ने भी यह विचार व्यक्त किया M.R. जायकर ने भी यह विचार व्यक्त किया। उनके विचार का आधार यह था कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अधीन अस्तित्व में आई। कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अधीन अस्तित्व में आई। और यह ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन है। और यह ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन है। अतः इसे संप्रभु नहीं माना जा सकता। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि इन आरोपों को खारिज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किंतु के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। किंतु संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन आरोपों तथा आक्षेपों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इन आरोपों तथा आक्षेपों को अस्वीकार करते हुए
संविधान सभा की प्रभुसत्ता पर या संप्रभुता पर भरोसा जताया है, बल दिया है। संविधान सभा की प्रभुसत्ता पर बल दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुसत्ता का परिचय भी दिया, पूर्ण प्रभुसत्ता, पूर्ण संप्रभुता प्रदर्शित भी की। जैसे जैसे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से संविधान सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया, रागिनी, कि संविधान सभा ब्रिटिश संसद या संविधान सभा ब्रिटिश संसद या सरकार के किसी भी आदेश से भंग नहीं की जाएगी। संविधान सभा तभी भंग होगी जब इसके 2/3 या अधिक सदस्य, संविधान सभा तभी भंग होगी जब इसके 2/3 या अधिक सदस्य स्वयं इस आशय का प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके अलावे संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी थी। इसके अलावे संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे रखी थी। साथ ही साथ सभा ने अपने द्वारा बनाए गए, मतलब संविधान सभा ने अपने द्वारा बनाए गए किसी भी भाग या अनुच्छेद को, संविधान सभा ने अपने द्वारा बनाए गए किसी भी भाग अथवा अनुच्छेद को ब्रिटिश सरकार की सहमति या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया। ब्रिटिश सरकार की सहमति या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इससे सुस्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण संप्रभुता की भावना से किया।